आज हम लोग 12वां का भौतिकी है, उसमें एक नया अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं, 13 नंबर अध्याय, जिसका नाम है नाभिक। तो नाभिक में हम लोग जो है पढ़ेंगे परमाणु के केंद्र में क्या होता है, नाभिक उपस्थित रहता है। तो परमाणु के केंद्र में, जैसा रदरफोर्ड मॉडल में बताया गया था कि परमाणु के केंद्र में क्या होता है, जो कि अल्फा का जो प्रकीर्णन प्रयोग था उससे निष्कर्ष निकला था कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। परमाणु के केंद्र में नाभिक उपस्थित रहता है, नाभिक उपस्थित रहता है जिसमें धन आवेशित प्रोटॉन एवं उदासीन न्यूट्रॉन रहता है। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, जो कि कुल संख्या को हम लोग न्यूक्लियन भी कहते हैं। न्यूट्रॉन और नाभिक में उपस्थित कणों को न्यूक्लियन कहते हैं। नाभिक में उपस्थित कणों को न्यूक्लियन लॉ भी लिखना होगा ना, न्यूक्लियन न्यूक्लियन कहते हैं। और द्रव्यमान संख्या जो होता है तुमको किसी नाभिक का, वह तुमको द्रव्यमान संख्या, जो कि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के जोड़ को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या जो होगा वह तुमको होता है प्रोटॉन की संख्या जोड़ न्यूट्रॉन की संख्या। तो इसको A से संकेत देंगे तो प्रोटॉन की संख्या को P लिख दें, न्यूट्रॉन की संख्या को N लिख सकते हैं। और परमाणु संख्या बराबर हो गया प्रोटॉन की संख्या। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, इसको Z कहते हैं। तो Z बराबर क्या हो गया, P हो गया, प्रोटॉन की संख्या Z को। तो किसी नाभिक का जैसे संकेत हम लोग लिखते हैं, जैसे यूरेनियम है, तुमको ये यूरेनियम हो गया इसका संकेत। इसमें इसकी परमाणु संख्या हो गई 92 और द्रव्यमान संख्या हो गई 238। तो 238 हो गया, ये हो गया परमाणु संख्या, यहाँ लिखा जाता है। ये परमाणु संख्या को नीचे लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं हम लोग द्रव्यमान संख्या का, और ये परमाणु का संकेत हो गया। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या N बराबर A माइनस जेड, इसको घटा देंगे, क्योंकि इसमें तुमको दोनों को घटाएंगे तो आ जाएगा दैट्स इक्वल्स टू 238 माइनस 92 दैट्स इक्वल्स टू 146। अब तुमको होता है समस्थानिक। समस्थानिक होता है ऐसा परमाणु जिसका कि क्या हो, समस्थानिक जिसको आइसोटोप भी कहते हैं इंग्लिश में, जिसका कि परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न हो, उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। तो समस्थानिक जो है तुमको, समस्थानिक मतलब हो गया तुमको ऐसा परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। जैसे कि कार्बन के दो समस्थानिक ज़्यादा फेमस हैं, 12 और 14 के, जिसके परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान वाले। तो परमाणु का जो तुमको हो गया समस्थानिक हो गया तुमको जिसकी की परमाणु संख्या, जिसको इंग्लिश में आइसोटोप कहेंगे हम लोग। समस्थानिक आइसोटोप जिसकी परमाणु संख्या समान, जिसकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो जाए, भिन्न हो जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, समस्थानिक कहते हैं।
जैसे हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है, H11, H12 और H13। यह है तुमको प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ये ट्राइटियम। ये क्या है तुमको? प्रोटियम, ये हो गया ड्यूटेरियम और ये हो गया ट्राइटियम। ये तुमको रेडियो सक्रिय होता है, ये रेडियो सक्रिय होता है ट्राइटियम। ये 3 समस्थानिक है। इसी प्रकार से कार्बन के होंगे C6, C12 और C14। कार्बन का 2 गो है, ये दोनों समस्थानिक है, ये भी रेडियो एक्टिव होता है। ये इस तरह से एक ही तत्व के, अगर तुमको एक ही तत्व में परमाणु संख्या समान हो गई, तत्व वही रहता है, लेकिन उसके जो है कुछ गुण में क्या जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं, तो ये तुमको समस्थानिक कहलाएंगे। तो जो द्रव्यमान, जो नाभिक का जहाँ तक द्रव्यमान है, या तुमको परमाणु जो होते हैं नाभिक, ये सब तुमको बहुत छोटे होते हैं। तो जाहिर है कि इसका द्रव्यमान को ग्राम किलोग्राम में व्यक्त करने के बजाय हम लोग एक नया इकाई डिफाइन करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एकीकृत द्रव्यमान इकाई। उसमें परिभाषित करेंगे एकीकृत द्रव्यमान इकाई। इसको पहले परमाणु द्रव्यमान इकाई के नाम से भी जानते थे हम लोग, इसको यू से डिनोट करते हैं अभी। तो इसको AMU लिखा करते थे। तो 1U बराबर होता है तुमको 1U इक्वल्स टू, तो पर इसको U से डिनोट करते हैं, और इसका वैल्यू होता है तुमको 1U बराबर होता है तुमको 1/12 गुना कार्बन का जो 12 वाला आइसोटोप है इसका, के एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान। कार्बन का ग्राम परमाणु भार होता है 12.01 या 12 होता है। तो ये तुमको हो जाएगा 1/12 गुना 12 बटे क्या होगा तुमको 6.022 गुना 10⁻23। 6.022, ये 1 मोल में इसका द्रव्यमान होता है, इतना ग्राम हो गया ये। तो इसका जो 1/6.022 गुना 10⁻23 ग्राम हो गया ये। इसको हल करें तो 1.66 गुना 10⁻24 ये ग्राम हो गया। 1U बराबर 1.66 गुना 10⁻24 ग्राम हो गया ये, और या -27 किलोग्राम हो गया। 1U बराबर 1.66 गुना 10⁻27 किलोग्राम हो गया, या 1.66 गुना 10⁻24 ग्राम हो गया ये। तो ये हो गया तुमको 1U का मान हो गया। 1U का मान हो गया 1.66 गुना 10⁻24 ग्राम या 10⁻27 किलोग्राम। 1U का मान हो गया। अब है तुमको नाभिक में, तुमको जहां तक है नाभिक भी तुमको इसी के रेंज में द्रव्यमान का होता है। तो इसको जो है हम लोग इसी द्रव्यमान इकाई में हम लोग व्यक्त करेंगे, जिसमें कि अब जहां तक कि हाइड्रोजन वगैरह का है, तुमको जो परमाणु द्रव्यमान होता है, हाइड्रोजन जैसे 3 समस्थानिक से मिलकर, जो प्राकृतिक हाइड्रोजन तो उसमें 3 समस्थानिक से मिलकर बनता है, जिसमें कि 1, 2 और 3 होता है। तो जो नाभिकीय हाइड्रोजन, जो कि प्राकृतिक हाइड्रोजन होता है, उसमें तुमको तीनों का मिक्सचर होगा। तो उसका परमाणु द्रव्यमान ना ही तो 1U होगा, जैसे कि ना 2U ना 3U, बल्कि उसका एक मिक्सचर से जो बनेगा, तो उसका परमाणु द्रव्यमान उसी का परसेंटेज के आधार पर डिटरमाइन होगा। तो उसका परमाणु द्रव्यमान, जो नाभिकीय जो प्राकृतिक हाइड्रोजन पाया जाता है, उसका परमाणु द्रव्यमान था 1.008U। तो वो तुमको तीनों का मिक्सचर होने का, कार्बन का भी वही होता है 12.011 ग्राम होता है। तो ये जो तुम्हारा होता है, ये सब तुमको या किसके कारण होता है, तुमको एक से अधिक समस्थानिक के पाए जाने के कारण उसका द्रव्यमान क्या जाता है, पॉइंट में आ जाता है। तो परमाणु का द्रव्यमान दशमलव में आने का कारण वही होता है, क्योंकि उसके परसेंटेज के आधार पर वो डिटरमाइन होता है। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का तुमको होता है एक 35 के समस्थानिक होते हैं और एक 37 के होते हैं। 35 वाला समस्थानिक जो है तुमको 74% लगभग है, 74 पॉइंट कुछ, और 26% बाकी कौन है, 37 वाला है। तो उसका द्रव्यमान निकालने के क्या करें, 35 गुना 74 पॉइंट इतना प्लस 37 गुना तुमको 24, जो तुम्हारा 26 पॉइंट कुछ आएगा बाय 100 करना होगा। इस प्रकार से क्लोरीन का आ जाएगा 35.46 परमाणु द्रव्य तुम्हारा द्रव्यमान आएगा। तो उसके एबंडेंस के आधार पर उसका परमाणु द्रव्यमान हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन अगर देना चाहें, प्राकृतिक क्लोरीन 2 समस्थानिक, प्राकृतिक क्लोरीन में 2 समस्थानिक Cl 1735, ये मान लेते हैं 75% सुविधा के लिए मान लीजिए, एवं Cl 1737 25% उपस्थित है।
परमाणु भार Cl का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करें, परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करें। तो Cl का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, देखो अब जैसे कि है नेचुरल क्लोरीन है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान जो है प्राकृतिक क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान, यही निकालना है हमको, बराबर होगा 35 गुना 75 हो गया, इसमें 75% है इसका उपस्थिति, और तुमको 37 वाला का है 25, तो 100 परमाणु का द्रव्यमान निकल गया। 75 परमाणु को 35 वाला का और 25 परमाणु इसका, तो 100 से अब क्या कर देंगे, इसको भाग कर देंगे, तो ये तुमको आ जाएगा। तो इसका जो पूरा कैलकुलेशन करके लाएंगे तो 35.5 आ जाएगा। तो रफली हमने किया, जैसे 35.46 होता है तो 74 पॉइंट कुछ होता है, इसलिए ऐसा हो जाता है। तो रफली तुमको 21 ढंग से निकालते हैं, इससे समझ में आ गया होगा। उसी ढंग से हाइड्रोजन में जब जाएंगे तो एक वाला जो होता है उसका 99% करीब होता है, 99 पॉइंट कुछ प्रतिशत, 2 वाला का कुछ से कम, 3 वाला का परमाणु द्रव्यमान तो लगभग नगण्य ही होता है। तो उसी के आधार पर क्या कर सकते हैं, किसी का भी परमाणु द्रव्यमान हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान जो होता है और द्रव्यमान संख्या, अगर उसका दोनों का जो मान है, परमाणु द्रव्यमान जनरली दशमलव में आता है, उसी को लगभग अगर हम लोग उसका जो इंटीजर ले लें, जो तुम्हारा जो पूर्ण संख्या अगर ले लें, तो वह तुमको लगभग तुमको द्रव्यमान संख्या को बता देता है। चूंकि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का जो द्रव्यमान जो है तुमको, वह तुमको लगभग तुमको यू इकाई में कहें तो प्रोटॉन का द्रव्यमान भी तुमको 1 मतलब लगभग 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम आता है। तो दोनों का द्रव्यमान वही होता है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ये सब तुमको लगभग है। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान अगर देखें, जिसको कि याद भी रख सकते हो यू में, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान mp जो होता है 1.00727 U। उसी तरह से एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तुमको, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है दैट्स इक्वल टू 1.00866 U होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तुमको बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान Me बराबर 0.00001.00055 U होता है तुमको। तो ये तुमको, ये तुम्हारा एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इन सबों का द्रव्यमान ये है, इतना होता है तुमको U इकाई में। और बाकी तुमको जो है, अब हम लोग देखते हैं नाभिक का आकार। नाभिक का आकार जैसे कि रदरफोर्ड मॉडल में जो प्रिडिक्ट किया गया था, वो लगभग 10⁻15 मीटर के रेंज में था, जो कि बाद के जो है तुमको, जो कि वर्षों में भी तुमको उसका जो मान का निर्धारण किया गया तो उसी क्रम में आया। लेकिन बाद में तुमको बहुत सी विधियां से तुमको क्या किया जा सका, उसके आकार को जो है तुमको और अधिक एक्यूरेसी के साथ निकाला जा सका। तो उसके आधार पर देखा गया कि जब परमाणु द्रव्यमान बढ़ता है नाभिक में, अगर तुमको नाभिक में जो कि है न्यूक्लियॉन की संख्या बढ़ती है तो उसकी द्रव्यमान संख्या भी बढ़ेगी। तो उसके आधार पर नाभिक का आकार में भी कुछ वृद्धि होता है, लेकिन वो जो 10⁻15 मीटर के रेंज वाला बात है वो लगभग मान्य रहता है, लेकिन फिर भी उसकी त्रिज्या में कुछ वृद्धि होती है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। तो नाभिक का आकार की बात करते हैं हम लोग अब। नाभिक का आकार, नाभिक का आकार, नाभिक जो है तुमको, नाभिक तुमको बहुत छोटा होता है। तो नाभिक तो की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या r बराबर r0 a⁻1/3। तो a क्या होगा तुम्हारा, a बराबर, यह द्रव्यमान संख्या कह सकते हैं इसको, a बराबर द्रव्यमान संख्या। तो ये तुमको हो गया द्रव्यमान संख्या हो गया तुमको। तो ये तुमको बढ़िया। और r0 बराबर जो होता है, r0 का मान 1.2 × 10⁻15 मीटर, 1.2 × 10⁻15 मीटर ये r0 का मान होता है। इसी रेंज में तुमको आएगा, इसी के आधार पर बढ़ेगा। तो इसका जो आयतन जब निकालेंगे तो ये गोलाकार होता है परमाणु, तो इसका जो नाभिक गोलाकार होता है तो नाभिक का जो द्रव्य आयतन होगा 4/3 π r³ हो जाएगा। एक जैसे कि
जो तुम्हारा 13.1 उदाहरण है उससे हम लोग इसका देखते हैं। घनत्व जो होता है तुमको नाभिक का, सभी का घनत्व लगभग समान ही होता है। एनसीईआरटी का उदाहरण हम लोग देखते हैं 13.1, जो एक तुमको नाभिक दिया हुआ है Fe का, Fe के नाभिक का घनत्व निकालने कहा गया है। तो घनत्व Fe के नाभिक का घनत्व है, तो Fe का द्रव्यमान तुमको होता है तुमको लगभग 55.85 या 56 के आसपास होता है, तो 56 U होता है। तो नाभिक का जो घनत्व होगा तुमको लगभग सबका एक ही होगा, क्योंकि देखो नाभिक का घनत्व बराबर नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान बटे नाभिक का आयतन, नाभिक का आयतन। तो द्रव्यमान तुमको लगभग तुम्हारा क्या हो गया, ए तुम्हारा किस मात्रक में हो गया, ए गया यू मात्रक में, ए गुना 1.66 गुना 10⁻24 ग्राम हो गया, ये ग्राम हो गया, या -27 किलोग्राम हो गया, गुना -27 ये किलोग्राम मात्रक में आ गया, ये किलोग्राम में, बटे इसका आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब हो गया इसका आयतन। तो ये तुमको r का भी मान देते हैं, तो a गुना ये हो गया 1.66 गुना 10⁻27 किलोग्राम, SI मात्रक में बात कर रहे हैं, बटे 4/3 पाई का मान तो 3.14 देना होगा, गुना r का वैल्यू कितना है, R0 का मतलब 1.2 गुना 10⁻−15 गुना a पर पावर 1/3 का होल क्यूब, R0 इंटू a पर पावर 1/3 का होल क्यूब हो गया ये। तो अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, तो a पर पावर 1/3 है, तो ये a तो तुम्हारा कैंसिल आउट होने वाला है। ऐसे अगला स्टेप में काटते हैं, a इंटू 1.66 गुना 10⁻27 किलोग्राम हो गया, बाय 4/3 था तो 4 इंटू 1.05 हो गया करीब करीब, इंटू 1.2 का होल क्यूब, 1.2 का होल क्यूब होता है 1.728 गुना 10⁻45, 15 का 45 हो गया, गुना ए, तो ए तो तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया, लगभग इतना मीटर क्यूब हो गया, ये इतना मीटर क्यूब, तो इतना केजी मीटर पर क्यूब आ गया। तो ये जो घनत्व आ जाएगा तुम्हारा, तो घनत्व कितना दिया हुआ है आंसर, तो ये तुम्हारा हो गया 13.1 का जो तुम्हारा आ जाएगा, कितना लिखा है 2.2 गुना 10⁻7 कितना 17 केजी पर मीटर क्यूब, 2.2 गुना 10⁻17 करीब करीब। तो ये तुम्हारा आ जाएगा इतना केजी। तो ये काफी घना है नाभिक, तुमको काफी मतलब क्या होता है, काफी घना होता है, इसमें सारे द्रव्यमान होते हैं, और सभी के नाभिक का घनत्व लगभग इतना ही होगा, क्योंकि एक लगभग क्या होगा तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया। तो 2 गुना 10⁻17 केजी प्रति मीटर क्यूब, जो कि काफी घना है तुमको 10⁻17 पावर में। तो ये किसी भी मटेरियल से काफी तुमको क्या है, ये घना होता है, क्योंकि नाभिक का आकार बहुत छोटा है, तो उसमें द्रव्यमान काफी अधिक मात्रा में होता है उसके तुलना में। और नाभिक के बारे में जहां तक कह सकते हैं कि अगर इस रूम में, अगर हम लोग इस कमरा में अगर देखें, कमरा को एक परमाणु माने हमारा, परमाणु का साइज, तो एक पेन का जो नोक होता है, जो पेन का जो नीब होता है छोटा सा पतला सा, सुई का नोक कह सकते हैं, सुई के नोक के बराबर का आएगा नाभिक का आकार। अगर हमारा परमाणु क्या हो जाए, इस रूम को माने तो इतना छोटा होता है नाभिक, उससे तुलना कर सकते हो, तब जो है तुमको एक सुई के नोक के बराबर किसका आकार आएगा, नाभिक का आकार आएगा। तो नाभिक काफी छोटा होता है, इसलिए नाभिक में सारे द्रव्यमान होते हैं, इसलिए नाभिक का घनत्व 2 गुना 10⁻17 केजी प्रति मीटर क्यूब, जो कि काफी अधिक है, ये तुमको द्रव्यमान आता है। तो ये था तुमको नाभिक का द्रव्यमान और आकार और घनत्व के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे नाभिक का आकार के बाद, अब हम लोग देखेंगे नाभिकीय, तुमको जो है तुमको एक द्रव्यमान ऊर्जा संबंध पहले देखते हैं, जो कि आइंस्टीन के द्वारा दिया हुआ एक समीकरण है। द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य होता है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन ने अपने सापेक्षवाद के सिद्धांत में बताया, आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान को नष्ट कर
ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। यही जो तुमको द्रव्यमान, यही ऊर्जा जो है द्रव्यमान ही नष्ट होकर के सूर्य का जो, जैसे सूर्य की जो विशाल ऊर्जा का जो भंडार है उसमें भी इसी ऊर्जा का स्रोत है कि वहां द्रव्यमान नष्ट होकर कौन चीज बदल रहा है, ऊर्जा में। जहां पर होता है, इसका सूत्र होता है E=mc²। तो ये सूत्र तुम्हारा है आइंस्टीन का दिया हुआ बहुत फेमस सूत्र है। E बराबर ऊर्जा हो गया, E बराबर ऊर्जा, M हो गया द्रव्यमान और C हो गया प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये तुमको हो गया E=mc²। तो तुमको अगर किसी द्रव्यमान को नष्ट करते हैं तो यह ऊर्जा में बदल जाती है। लेकिन परमाणु का जो तुम्हारा जो हम लोग जो रासायनिक संयोग का सिद्धांत पढ़े हैं उसमें यह तुमको देते हैं द्रव्यमान का जो है, द्रव्यमान किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है। तो कहीं भी, और न्यूटन के द्वारा, न्यूटन का भी जितना हम लोग भौतिकी पढ़े हैं न्यूटन का, चाहे रसायन में भी तुमको द्रव्यमान क्या रहता है, संरक्षित रहता है, ऐसा पढ़ते हैं। लेकिन नाभिकीय प्रक्रम में ऊर्जा की हानि होती है। नाभिकीय प्रक्रम में, तो नाभिक में ही क्या होता है, एक ऊर्जा की हानि होती है। तो नाभिकीय प्रक्रम में तुमको जो है ऊर्जा की हानि होती है और यही तुमको क्या बताया, नाभिक के ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य के ऊर्जा का स्रोत हुआ, या नाभिक या रिएक्टर जो हम लोग चलाते हैं, तो ये सब जो होता है तुमको नाभिक में हुए ऊर्जा के, नाभिक में हुए द्रव्यमान के क्षय से ही ये उत्पन्न होता है। तो अगर द्रव्यमान का क्षय होगा किसी भी प्रतिक्रिया में, जो कि रासायनिक प्रतिक्रिया में होती नहीं है, क्योंकि रासायनिक प्रतिक्रिया का संयोग का नियम है कि द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है। और भौतिक में भी तुमको जहां तक रसायन, जहां तक हम लोग नाभिक के अलावा जितना भौतिकी पढ़ते हैं उसमें भी ऊर्जा क्या रहती है, संरक्षित रहती है। और लेकिन ऊर्जा को अगर द्रव्यमान को हम लोग क्या करें, नष्ट करें, तो वह ऊर्जा में बदलेगा और काफी मात्रा में ऊर्जा क्या होगी, उससे प्राप्त होगी। जिससे कि तुम देखते हो सूर्य की, जैसे तुमको बड़े, जो सूर्य का मतलब कोई भी तारा जितना कि सभी ऊर्जा का स्रोत तो वही है। हमारे पृथ्वी पर सारे ऊर्जा का स्रोत जाहिर है कि किससे आया हुआ है, सोलर ऊर्जा से ही बना है। कोई भी ऊर्जा बना है, डीजल पेट्रोल की जो भी बना है, तो पहले पेड़ पौधा बना तो वहां कहां से ऊर्जा लिया, वह तो ऊर्जा जाहिर है कि सूर्य से ही लिया है। तो हमारे पास ऊर्जा का कोई दूसरा स्रोत नहीं है। कोई भी ऊर्जा जो जमा हुआ है आज, जितना भी पृथ्वी पर किसी भी रूप में है आपका, वो सारी ऊर्जा का स्रोत कौन है, सूर्य का ऊर्जा ही है। उसी के ऊर्जा का हमने कुछ भाग को क्या किया, स्टोर करके पृथ्वी पर बनाया है। जिससे कि तुमको जो पेट्रोलियम है तुम्हारा, ये सभी सूर्य की ऊर्जा, पेड़ पौधा से जो सूर्य से ऊर्जा लेते हैं और उसी से सारा ऊर्जा हम लोग खाना खाते हैं तो उसी से ऊर्जा लेते हैं हम लोग इनडायरेक्टली। तो हमारे ऊर्जा का भी स्रोत हम इनडायरेक्टली क्या है, सूर्य ही है। क्योंकि सूर्य से लेता है ऊर्जा पौधा से फिर हम लोग खाना खाते हैं, या पौधा से कोई मांस मछली भी खा रहा तो वो जो आश्रित है उसी पर आश्रित है, पौधा पर ही आश्रित है। तो इस प्रकार हम लोग अगर देखेंगे तो प्राथमिक हमारे ऊर्जा का स्रोत सूर्य ही है। तो सारे ऊर्जा जहां से भी आ रहा है सब क्या है, सूर्य से ही ऊर्जा का स्रोत आ रहा है। तो वो ऊर्जा किस ऊर्जा में है, वो द्रव्यमान कुछ द्रव्यमान टूट करके तुमको, जैसे उसको होता है नाभिकीय संलयन प्रतिक्रिया कहते हैं, और नाभिकीय विखंडन भी होता है। नाभिकीय विखंडन सूर्य में नहीं होता है, तो जिसकी चर्चा हम लोग आगे आने वाले टॉपिक में करेंगे। तो अभी हम लोग एक देखते हैं, कोई एक क्वेश्चन है तुमको, उदाहरण पहले इसको देख लेते हैं इस संबंध के आधार पर। एनसीईआरटी उदाहरण 13.2 देखते हैं। 1 ग्राम अगर तुमको द्रव्यमान का क्षति किया जाए तो कितना ऊर्जा मिलेगा 1 ग्राम को। तो 1 ग्राम ऊर्जा है ना, 1 ग्राम m बराबर कितना दिया हुआ, 1 ग्राम। तो E बराबर क्या होता है, mc² होता है। तो 1 ग्राम को यहां पर SI मात्रा को हमको लगा तो 1/1000 क्या हो गया, 1 किलोग्राम हो गया 1 ग्राम का मतलब। और गुना C का मतलब 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर हो गया। तो दैट्स इक्वल टू कितना हो गया, 9 × 10⁻16/10⁻3। तो 9 × 10⁻13 जूल हो गया, 9 × 10⁻13 जूल ये आंसर हो गया। इतना ऊर्जा 1 ग्राम से बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा हमको मिलेगी। और तुमको तीसरा जो उदाहरण था इसका, एनसीईआरटी उदाहरण 13.3 था, उसमें है कि 1 U ऊर्जा अगर नष्ट किया जाए तो इसका ऊर्जा कितना मिलेगा, जिसको कि एक जूल में ही बताना है, और एक 1 U। तो 1 U को हम लोग जैसे E बराबर क्या हो गया, mc²। तो 1 U है, तो U को किलोग्राम में बदलेंगे तो 1 U को बदलेंगे तो 1 U है तुम्हारा। तो 1 गुना 1.66 गुना 10⁻27 किलोग्राम हो गया। ग्राम -24 ग्राम होता था, ये किलोग्राम में हो गया।
और गुना कितना होगा तुमको 3 गुना 10⁸ का मीटर प्रति सेकेंड एसआई मात्रक में, इसका होल स्क्वायर। इतना जूल में आ गया ये ऊर्जा किस में आ जाएगा, एसआई मात्रक में आ जाएगा, ये इतना जूल आ जाएगा। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, इसका 9 गुना 10⁻16 है इधर, और इधर है तुमको 6 गुना 10⁻27। 9 गुना कितना हो गया 1.36 हाँ 9 गुना क्या है तुमको 1.66, तो ये 15 हो जाएगा करीब। 15 गुना कितना हो गया 15 गुना इधर कितना है तुमको माइनस है तुमको, इधर हो गया -27 और उधर है +16 तो -11 जूल आ जाएगा ये। 15 गुना 10⁻11 जूल, 1.5 गुना 10⁻10 जूल, 1.5 गुना 10⁻10 जूल आ जाएगा ये करीब। तो ये तुम्हारा इतना जूल ऊर्जा मिलेगा इससे। और इसको अगर देख दूसरा, इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करते हैं इसको। तो इसको चेंज करेंगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे, क्या करना होगा हमको 1.5 गुना है 10⁻−10 है तुम्हारा, तो ये जूल है। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए पहले 106 में 10⁻19 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, और मेगा में बदलने के 10⁻6 से भाग करना होगा। 10 पावर कितना हो गया 13 हो जाएगा, 10⁻−13 हो गया तुम्हारा ये, माइनस मेगा के लिए 10 पावर क्या हो गया तुमको, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया अभी ये। तो 10⁻−13 से भागा, यहाँ 10⁻−10 है तो 10⁻3 हो गया, और यहाँ पर है तुमको 1.5 है और नीचे है तुमको 1.6 है, तो लगभग 0.9 हो गया। 0.9 गुना 10⁻3 हो गया, तो ये तुमको हो गया 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये होता है। तो जो 131 तो मतलब कि ये तुम्हारा हो गया 1U, जो तुम्हारा हो गया 1U द्रव्यमान में इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सूत्र के रूप में तुम याद रख सकते हो कि इतना द्रव्यमान कहें या ये ऊर्जा कहें, दोनों इक्विवेलेंट है, क्योंकि इसको नष्ट करेंगे तो इतना ऊर्जा हमको मिलेगा। 1U द्रव्यमान के नष्ट होने से कितना ऊर्जा मिलता है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिलेगा। तो जूल को मेगा इलेक्ट्रॉन बदलने क्या किया हम लोग, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 से भाग किया, और मेगा में बदलने के लिए 10⁻6 से एक्स्ट्रा भाग कर दिए तो मेगा आ गया। तो 1U जो ऊर्जा होगा, 1U द्रव्यमान का अगर नष्ट करेंगे तो उससे हमको कितना ऊर्जा मिलेगा, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं कि नाभिक में कैसे तुमको द्रव्यमान जो है, तुमको द्रव्यमान कैसे क्षति होता है, द्रव्यमान किस प्रकार से कम होता है, तो उसको हम लोग कहेंगे तुमको, और वही द्रव्यमान जो क्षति होता है वो ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो द्रव्यमान क्षति पहले देखते हैं, जिसको मास डिफेक्ट कहेंगे। तो नाभिक का अगर बनावट को हम लोग देखें और नाभिक के द्रव्यमान को हम लोग सही अगर प्रयोग से निकालें और उसका विस्तृत हम लोग अध्ययन करेंगे तो हम लोग ये पाएंगे कि नाभिक का द्रव्यमान जो होता है, नाभिक का जो द्रव्यमान जो हम लोग प्रयोग करके निकालेंगे, उसमें कुल उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है उसके द्रव्यमान के योग से कम होता है। जबकि नाभिक में ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, तो फिर नाभिक का जो उसको अगर जोड़ेंगे तो हमको क्या होना चाहिए था, उसके द्रव्यमान का मान आना चाहिए, उसका जोड़ उसके बराबर आना चाहिए, या कुछ और भी अगर कण होते तो उससे अधिक हो सकता है। लेकिन नाभिक का जो द्रव्यमान हम लोग जोड़ते हैं तो वह उससे क्या आता है, कम आता है। तो यह जो द्रव्यमान नष्ट हुआ इसे हम लोग द्रव्यमान क्षति कहते हैं, मास डिफेक्ट। नाभिक का कुल द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों के द्रव्यमानों के योग से, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉनों के द्रव्यमानों के योग से कम होता है, जिसे द्रव्यमान क्षति कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं।
यह द्रव्यमान क्षति तुम्हारा हो गया। तो जैसे कि द्रव्यमान क्षति क्या होगा तुम्हारा, डेल्टा एम द्रव्यमान क्षति कितना होगा, द्रव्यमान क्षति का मान कितना, द्रव्यमान कितना घटा, यही ऊर्जा में बदल जाएगा। डेल्टा एम बराबर हो जाएगा तुमको कितना होगा, इसमें जेड गुना प्रोटॉन होगा तुमको इसमें नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान एमपी कह सकते हैं, प्लस ए माइनस जेड, मतलब कि द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या घटा देते न्यूट्रॉन की संख्या गुना mn कर दिए, तो ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान निकल गया, माइनस नाभिक का द्रव्यमान को घटा दीजिए, ये क्या होगा तुमको, नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान। तो इतना तुमको क्या द्रव्यमान क्षति हो जाएगा। अब यह जो नाभिकीय बंधन ऊर्जा में बदल जाएगा, यह तुमको नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिक में हुआ द्रव्यमान क्षति, ऊर्जा के रूप में परिणत हो जाता है, जिसे नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं, जिसे नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो नाभिकीय बंधन ऊर्जा कितना आएगा, जो कि नाभिक को बांधे रहता है, बराबर डेल्टा एम द्रव्यमान क्षति गुना सी स्क्वायर, ये जो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर आएगा। तो इसको अगर ये किसके बराबर निकल, यही नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहलाएगी। और 1 यू ऊर्जा आता था 931, जैसे द्रव्यमान क्षति यू में निकाल लेंगे इसको, अगर इस डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, तो एक यू को कितना हो जाएगा तुमको 931.45 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से गुना करें तो उतना आ जाएगा द्रव्यमान नाभिकीय बंधन ऊर्जा। और प्रति न्यूक्लियन नाभिक बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन नाभिकीय बंधन ऊर्जा बराबर नाभिकीय बंधन ऊर्जा जितना निकला बटे द्रव्यमान संख्या करो तो इतना न्यूक्लियन, मतलब द्रव्यमान संख्या इतना न्यूक्लियन में इतना, तो इतना द्रव्यमान संख्या से भाग करने पर एक न्यूक्लियन में कितना तुमको क्या होगा, प्रति न्यूक्लियन, ये तुमको प्रति न्यूक्लियन तुमको जितना संख्या होगा प्रति न्यूक्लियन, तो जिस नाभिक का तुमको नाभिक के बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन अधिक होता है वो नाभिक अस्थायी होता है। जो जिस नाभिक का वह नाभिक जिसका नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन अधिक होता है, वह अस्थायी नाभिक होता है, वह अस्थायी नाभिक होता है। तो जिसका बंधन और जिसमें कि कम होगा ये चीज वह अस्थायी होगा। तो इसका मतलब नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन जो है तुमको किसी नाभिक के अस्थायित्व का ये क्या है, ये तुमको एक पैमाना है। अगर ये ज्यादा है तो नाभिक अस्थायी होगा, ये कम है तो नाभिक अस्थायी होगा। तो नाभिक का इसका जो आलेख है तुमको हमारे बुक में खींचा हुआ है, जिसका कि 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है, 8 से के आसपास, वो ज्यादा अस्थायी नाभिक की श्रेणी में इसका आएगा। और जिसका नाभिकीय बंधन ऊर्जा कम आएगा उसको हम लोग वो कम अस्थायी नाभिक होगा। जैसे कि अब हम लोग निकालते हैं, एक दिया हुआ है तुमको ऑक्सीजन परमाणु का कुछ दिया हुआ है तुमको, उसका निकालते हैं कि उसकी कितनी द्रव्यमान क्षति कितनी है, उसकी ऊर्जा कितनी होगी, प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा कितनी होगी, उसका हम लोग मान निकाल सकते हैं। तो एक उदाहरण के रूप में इसको जैसे देते हैं, तो द्रव्यमान जो है तो वो नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन जिसका अधिक होगा वह नाभिक उतना ही अधिक अस्थायी होता है। तो एक उदाहरण के रूप में हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन के रूप में, ऑक्सीजन O816 की द्रव्यमान क्षति
कॉमा नाभिकीय बंधन ऊर्जा और प्रतिन्यूक्लियन भी ज्ञात करते हैं, ज्ञात करें तो कैसे निकालेंगे देखो। तो इसका सॉल्यूशन है तुमको, तो पहले तो ऑक्सीजन में कितना 8 प्रोटॉन होगा, तो द्रव्यमान क्षति जो निकालेंगे तो द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम बराबर क्या आ जाएगा, 8 वो होगा तुमको प्रोटॉन, और द्रव्यमान संख्या 16 में से 8 घट गया, इतना न्यूट्रॉन होगा, और माइनस ए मतलब कि नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक घटाना है, नाभिक का द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान नहीं, ये परमाणु द्रव्यमान नहीं बल्कि उसके ऑक्सीजन के नाभिक का द्रव्यमान घटाना है। तो परमाणु द्रव्यमान में अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान घटा देंगे तो नाभिक का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, हमको निकल सकता है। अगर परमाणु द्रव्यमान जैसे कि तुम्हारा दिया हुआ हो किसी क्वेश्चन में, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको परमाणु द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान को घटा देंगे। तो देखते हैं इसको, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 8 गुना MP मतलब 1.00727 यू होता है इसका मास ऑफ, इसका हो गया एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.00727 यू हो गया। तो 8 से गुना करेंगे, 8 गुना 1.00866 यू हो गया ये। और इसका जो है तुमको इसका द्रव्यमान दिया हुआ है ऑक्सीजन का 15.99, कितना द्रव्यमान दिया हुआ है 15.99493, और लेकिन ये परमाणु द्रव्यमान है, इसमें अब 8 गो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें माइनस करना पड़ेगा, 8 गो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान माइनस करना पड़ेगा, तब क्या निकलेगा, ये तुमको नाभिक का द्रव्यमान निकलेगा। तो उस खैर वो तो 15.99 तो वो तो घटाने के बाद आएगा, तो खैर उसका टोटल जो द्रव्यमान जो कि इसका द्रव्यमान क्षति निकलेगा, तो वो पॉइंट कितना आ जाता है, 0.0 या 0.10 कितना था, 0.13691 यू आ जाएगा, ये 0.13691 यू आ गया। तो ये तुम्हारा टोटल कैलकुलेशन करके आ जाएगा इसका। और ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इसमें क्यों घटा है, क्योंकि ये परमाणु का द्रव्यमान है, ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान है तुमको 15.99493 ना, ये ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान है ये, इसीलिए परमाणु द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान याद होगा, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 0.0055 यू होता है, तुमको इसको घटा करके यहाँ डायरेक्टली लिख दिए, तो इसने तुमको इससे निकल जाएगा तुमको 0.1 ये तुम्हारा इतना यू आ गया तुम्हारा। तो इसका जैसे वैल्यू है, अब इसका ये तो द्रव्यमान क्षति निकल गया इसका। अब बंधन ऊर्जा अगर निकालना है तो नाभिकीय बंधन ऊर्जा में क्या होगा, डायरेक्ट भी तुम गुना कर सकते हो, नाभिकीय बंधन ऊर्जा ऑक्सीजन का नाभिकीय बंधन ऊर्जा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, नाभिकीय बंधन ऊर्जा में इसको इतना डेल्टा एम इंटू क्या करना पड़ेगा हमको C²। तो या तुमको इसको कितना से गुना करते हैं, ये जो तुमको गुना करना है तो इसको 931 एक यू में कितना होता है 931.5 मिलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका कितना होगा 0.1 कितना है तुमको 0.13691 गुना कितना हो गया 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना तुमको क्या हो गया इसका, ये तुमको नाभिकीय बंधन ऊर्जा निकल गया इसका। और नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन अगर कहेंगे तो इसका द्रव्यमान संख्या 16 से क्या कर देंगे, इसको भाग कर देंगे, तो नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन निकल जाएगा ऑक्सीजन का, जो कि तुमको देखोगे जिसका ग्राफ भी तुमको प्लॉट किया हुआ है 931.6 में 0.13 है 0.13, तो 931 गुना 0.13 करीब करीब आ जाएगा, तो 0.193 हो गया, अब बटे 16 करेंगे तो करीब करीब ये चला जाएगा 93/16, तो ये करीब करीब 6 के आसपास आ जाएगा ये। ऑक्सीजन का देखोगे जो ग्राफ में भी लगभग 6 के से थोड़ा एभव ही दिखाया होगा ये। नाभिकीय बंधन ऊर्जा इसको कैलकुलेशन अगर करें तो ये कितना आ जाएगा, इसमें 16 से भाग देंगे तो प्रति न्यूक्लियन नाभिकीय बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन नाभिकीय बंधन ऊर्जा तो 0 पॉइंट कितना है 13691 कितना है 13691 गुना 931.5/16 इतना मेगा इलेक्ट्रॉन
वोल्ट प्रति न्यूक्लियन आ गया ये। तो ये तुमको लगभग 6 के आसपास, शायद 6 से थोड़ा सा ज़्यादा भी आ सकता है, उसी के आसपास आएगा। तो कितना, जो कि ग्राफ में भी तुम देखोगे इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑक्सीजन का ये तुमको निकल गया। तो इस लेक्चर में तुमने यहाँ तक देख लिया। अब अगले लेक्चर में हम लोग रेडियो सक्रियता, नाभिकीय बल, इन सबों की चर्चा करेंगे। तो इसी साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।